हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। इसका मतलब है कि आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स इनमें से किस में दिखता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोगैमस कंडीशन का मतलब होता है जो मेल और फीमेल गैमेट है वो एग्जैक्टली सेम है साइज में भी, और अगर मेल भी मोटाइल होगा तो फीमेल भी मोटाइल होगा, या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल होगा। और नॉन फ्लैजेलेटेड का मतलब है जिसमें फ्लैजेला नहीं है। तो देखते हैं कि इनमें से ऐसा किसमें होता है। नंबर ए स्पायरोगायरा। हाँ, ये सही आंसर है क्योंकि स्पायरोगायरा का जो गैमेट्स होता है मेल और फीमेल एग्जैक्टली सेम होता है और उनमें फ्लैजेला नहीं होता। ऑप्शन बी वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में ऊगैमस कंडीशन होता है। ऊगैमस कंडीशन का मतलब होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है और उसमें फ्लैजेला नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है साइज में। फ्यूकस में भी सेम ऊगैमस कंडीशन दिखाई देता है। और नंबर डी क्लैमाइडोमोनस। ओ क्लैमाइडोमोनस का जो यूनिसेल्यूलर जो जेनेरा है वो आइसोगैमस को करते हैं, लेकिन उन गैमेट्स में फ्लैजेला होता है तो वो नॉन फ्लैजेलेटेड नहीं होता। और जो कॉलोनियल फॉर्म में मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं उनमें तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस दोनों कंडीशन शो होते हैं। एनाइसोगैमस का मतलब होता है कि अगर वो मेल फ्लैजेलेटेड है तो फीमेल भी फ्लैजेलेटेड होगा, लेकिन उनका साइज डिफर कर जाएगा। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए स्पायरोगायरा। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन इज़ अ टेक्निक। सो माइक्रो प्रोपेगेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि अगर हमको कोई वायरस फ्री प्लांट चाहिए होगा तो हम एक सर्टेन एरियाज, प्लांट के सर्टेन एरियाज हमेशा वायरस फ्री होते हैं, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यू। तो वहाँ से अगर हम टिश्यू को या फिर कोई सेल को एक्सट्रैक्ट करें, उस सेल को हम एक्सप्लांट कहते हैं। उस एक्सप्लांट को एक्सट्रैक्ट करके जब हम एक टिश्यू कल्चर के मीडियम में डालते हैं तो उसमें से एक पूरा नया प्लांट का बना, इसको ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में सही है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट। ट्रू टू टाइप प्लांट का मतलब है कि जैसा पेरेंट प्लांट था एग्जैक्ट वैसा ही प्लांट होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक एसेक्सुअल मेथड है, तो इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट ही है। सो ऑप्शन बी देख लेते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट का मतलब होता है कि जो उस प्लांट स्पीशीज़ में जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उससे हाफ क्रोमोसोम नंबर जो कि गैमेट्स में दिखता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन ये तो सही नहीं है क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन एक सोमैटिक सेल्स को लेकर किया जाता है, इसलिए वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है जेनेटिकली भी, इसलिए क्रोमोसोम नंबर भी सेम ही होता है, तो वो डिप्लॉयड प्लांट होता है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ऑप्शन सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो स्पीशीज़ के प्लांट के सोमैटिक सेल्स को मिला के एक नया प्लांट बनाना। जैसे कि अगर हम पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके एक नया प्लांट बनाए जिसका नाम है पोमैटो, तो वो एक सोमैटिक हाइब्रिड है। ऑप्शन डी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल प्लांट। तो सोमा क्लोनल प्लांट का मतलब है कि कोई भी प्लांट टिश्यू को पूरा टिश्यू कल्चर करके ग्रो करवाना। और इसमें से सोमा क्लोन और माइक्रो प्रोपेगेशन में एक डिफरेंस होता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्लांटलेट स्टेज तक ही डेवलप होता है, फिर उसको जाके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन सोमाक्लोनल प्लांट पे ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। अगर सोमाक्लोनल टेक्निक ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हम चाहें कि उसमें हम केमिकल डाल के कुछ वेरिएशन लाना चाहें, वो एग्जैक्टली पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता। सो माइक्रो प्रोपेगेशन और सोमाक्लोनल प्लांट सेम नहीं है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 3 is common thing between vegetative
प्रोपेगेशन एंड एपोमिक्सिस। तो दोनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स के सर्टेन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट, और एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होना। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो फीमेल प्लांट होता है वो माइटोसिस करके ही सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो दोनों ही एसेक्सुअल मेथड की तरह है, क्योंकि मेयोसिस और दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन दोनों में से कॉमन थिंग कौन सा है, बोथ ऑकर राउंड द ईयर, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर हम रूटिंग करना चाहते हैं या फिर फ्लावरिंग करना चाहते हैं तो वो एक मतलब डेफिनेट टाइम में ही होता है, राउंड द ईयर नहीं होता। और एपोमिक्सिस का तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी टाइम पे ही प्लांट एपोमिक्सिस शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि दोनों ही एसेक्सुअल मेथड है और दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, इसलिए कोई वेरिएशन भी नहीं होता। तो इन दोनों ही केस में जो पेरेंट प्लांट है उसके साथ जो प्रोजेनी प्लांट है वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से मोनोकॉट में भी ये दिखाया जाता है कि जैसे कि मैंगोज़ भी एक मोनोकॉट प्लांट है, उसमें एपोमिक्सिस कभी कभार दिखता है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे प्लांट है जैसे कि रोज़ जो कि खुद भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, फिर भी अगर उसे ग्राफ्टिंग किया जाए तो उसमें से नया प्लांट ग्रो करता है, इसलिए वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विविपेरी इज ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि विविपेरी किस में ऑब्जर्व्ड होता है। तो प्लांट्स में विविपेरी का मतलब वही एनिमल जैसा ही होता है। जैसे हमें पता है कि एनिमल में दो टाइप के हो सकते हैं, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस एनिमल हम उनको कहते हैं जहाँ पे वो फीटल जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के शरीर के अंदर होता है, मतलब कि जो एग का हैच होना सब कुछ फीमेल के बॉडी के अंदर होता है और वो प्लेसेंटा से अपने उस फीमेल के बॉडी से अटैच रहता है। फिर पूरा डेवलपमेंट होने के बाद फिर उनका बर्थ होता है, तो इसको कहते हैं विविपेरी। और ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं और एग हैच होता है माँ के शरीर के बाहर। तो प्लांट्स में विविपेरी का कुछ ऐसा ही मतलब है, जहाँ पर वो जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक सीड के अंदर तभी हो जाता है जब सीड पेड़ से लगा होता है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसा कब होता है। तो ये कंडीशन ज़्यादातर उन प्लांट्स में देखा जाता है जो कि सी शोर के पास होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्टी वाटर और जो सैंड है वहाँ पे अगर सीड पहले पेड़ से अलग हो जाए तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन चारों प्लांट्स में से वैसा कौन सा प्लांट है जो मार्शी एरियाज यानी कि सी के पास रहता है। ऑप्शन बेनियन मार्शी एरियाज में नहीं, ड्राई एरियाज में भी हो सकते हैं और टेम्परेट क्लाइमेट में भी। ब्रायोफाइलम जनरली मेडागास्कर आइलैंड में भी देखा जाता है, लेकिन वो मार्शी एरियाज में नहीं होता। राइजोफोरा ऐसा होता है जो मार्शी एरियाज में एकदम सी शोर के पास होता है। और इपोमिया एक जीनस है जो भी मार्शी एरियाज में नहीं होता, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर वो भी इपोमिया के अंडर ही आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड।
तो यहाँ पे हमें देखने लायक बात है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है कि ये इन चारों में से किसका डेफिनेशन है। तो पहले देख लेते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो स्पीशीज़ के सोमैटिक सेल्स को फ्यूज़ करके एक नए स्पीशीज़ को जनरेट करना, जो कि सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाता है उस नए स्पीशीज़ को। इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसका सोल पर्पस हमेशा मिनरल कंटेंट को इंक्रीज करना नहीं होता। नंबर सेकंड, बायोफोर्टिफिकेशन। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बायोफोर्टिफिकेशन का ही डेफिनेशन है। फोर्टिफिकेशन ही वैसा टेक्निक है जिसमें कि हम चाहते हैं कि क्रॉप्स के मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो। जैसे कि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है एटलस 66, जो कि जिसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है थ्रू टेक्नोलॉजी। और ये इसलिए ज़रूरत हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉपर, जिससे कि कम क्वांटिटी के फूड से भी वो न्यूट्रिएंट्स पीपल डिराइव कर सकें। और माइक्रो प्रोपैगेशन, नहीं, माइक्रो प्रोपैगेशन इसको नहीं कहते। माइक्रो प्रोपैगेशन का मतलब होता है वायरस फ्री प्लांट डेवलप करना मेरिस्टेम से। ऑप्शन डी, बायोमैग्निफिकेशन। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी अगर कुछ मिनरल्स या फिर केमिकल्स, कोई पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी मिलने के कारण बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो पहले वो वाटर बॉडी से फाइटोप्लैंक्टन में जाएगा, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर जाएगा एक बर्ड में। जो अलोंग द फूड चेन जो मूव कर रहा है, वो फूड जो टॉक्सिसिटी का कंसंट्रेशन है वो अलोंग द फूड चेन इंक्रीज करना, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कुछ स्पीशीज़ ऑफ बर्ड एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके एग्स पहले हैच हो जा रहे हैं, तो ये भी ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स से कोई लेना देना नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सुपीरियर रूटिंग ऑफ जुवेनाइल कटिंग मे बी ड्यू टू। तो इसका मतलब है कि जो जुवेनाइल प्लांट होता है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है, उसमें रूटिंग बेहतर क्यों होता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लोअर एब्सिसिक एसिड कंटेंट। तो आपको बता दें कि रूटिंग का एब्सिसिक एसिड से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड ज़्यादातर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को हेल्प करते हैं। जैसे कि वाटर की अगर कमी हो तो वो स्टोमेटा का क्लोजर करवा देते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो वो सीड जर्मिनेशन को रोक देते हैं, सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करते हैं, फिर वो जल्दी सेनेसेंस कर देते हैं। मतलब ये स्ट्रेस फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। ऑप्शन बी, हायर ऑक्सीजन कंटेंट। हाँ, जहाँ पे भी रूटिंग का बात आता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन हो जाता है, क्योंकि ये दिस इज़ द मेन हार्मोन फॉर द इंडक्शन ऑफ रूटिंग। और अगर शूटिंग की बात आता है तो हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, हायर इंडोजीनियस जिबरेलिन कंटेंट। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि जिबरेलिन का मेन फंक्शन होता है इंटरनोड का इलोंगेशन और फ्लावरिंग को इंड्यूस करना और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स का डेवलपमेंट, लेकिन स्पेसिफिकली रूटिंग में उसका ज़्यादा रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, दे बीइंग इन वेजिटेटिव फेज। हाँ, ये बात सही है कि वेजिटेटिव फेज में प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होता है, लेकिन रूटिंग ही नहीं, बाकी सारे ग्रोथ्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बेहतर रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीजन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। राइजोपस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय। तो इसमें से हमें बताना है कि राइजोपस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। तो इससे पहले हमें पता करना होगा कि राइजोपस असल में है क्या। तो राइजोपस एक फंगी है जो कि फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि फाइकोमाइसिटीज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नंबर 1, ऑप्शन ए,
कॉनिडिया नहीं, कॉनिडिया ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ में देखा जाता है, ना कि फाइकोमाइसिटीज़। नंबर बी स्पोर्स, हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि जो फाइकोमाइसिटीज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं वो जनरली स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर सी जिम्मा, ये जिम्मा भी एक एसेक्सुअल स्पोर ही है, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स में दिखता है। नंबर 4 बल्बिल, बल्बिल भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है और ये एगेव में दिखता है। सो और करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी स्पोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फीमेल गैमेट अंडरगोज पार्थेनोजेनेसिस इन, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका फीमेल गैमेट पार्थेनोजेनेसिस करता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक ऑफस्प्रिंग बना देता है। इसका मतलब होता है कि वो ऑफस्प्रिंग हैप्लॉइड होता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट के प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर ए रोटिफर्स, नंबर बी टर्की बर्ड्स, नंबर 3 सम रेप्टाइल्स, नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी का ही डेटा है और एग्जाम्पल्स भी एनसीईआरटी से ही दिया गया है। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दिस, इन सभी में पार्थेनोजेनेसिस दिखता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेस के थ्रू पोटैटो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर ए रूट, नंबर बी लीफ, नंबर सी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस का नाम है जहाँ पे एक स्टॉक के साथ किसी और प्लांट का सीऑन लगाना जाता है और जिससे एक नया प्लांट डेवलप होता है। नंबर डी स्टेम ट्यूबर। सो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। आंसर इज ऑप्शन डी स्टेम ट्यूबर। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली इन, तो आपको बता दें कि फ्लावरिंग कितने सालों में होगा, क्या साल में 2 बार होगा कि साल में 1 बार होगा या कितने साल बाद होगा, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। तो हमें बताना है कि बैम्बू के लिए वो स्पैन कितना है। ऑप्शन ए 50 to 100 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 to 50 ईयर्स, ऑप्शन सी 75 to 100 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 60 to 80 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये नियरली 40 to 50 ईयर्स होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 40 to 50 ईयर्स।